A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि यूटिलाइज़ कीजिए, आपका जो टाइम सेव हो रहा है उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। अपना डेली का काम डेली कीजिए, अपने लेक्चर नोट्स बनाइए। जब आपको टेस्ट दिया जाएगा तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप बुक से मटेरियल नहीं ढूंढें, अपने लेक्चर नोट्स उठाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बड़े स्कीमेटिक वे में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अपने लेक्चर नोट्स आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी चैप्टर 1 की। ये चैप्टर मोस्टली हम 24 लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं और तकरीबन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। आप ये नहीं सोचिएगा कि पता नहीं 1 माह होने वाला है और ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा। बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में पहला चैप्टर मुश्किल है और 10वां चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह सारा कुछ आसान होगा। तो इस चैप्टर स्टार्ट है आपका, ब्रेक के बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं 10th के एग्ज़ाम के बाद, तो थोड़ी सी हमारी कोशिश होती है कि स्लोली चलें। बच्चे स्लोली एंटर होते हैं क्लास में, तो हमारी कोशिश होती है कि स्लोली चलें ताकि नए आने वाले भी मैक्सिमम कोर्स कवर कर सकें। तीसरा ये कि कैलकुलेशन है सारी इस चैप्टर में, तो जितना मैक्सिमम हम आपको बता सकें कोशिश करते हैं उसके लिए। तो बड़े स्टार्ट करते हैं जी। आज क्वेश्चन नंबर 13 हमने स्टार्ट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी कि इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी और स्टेट इफ द सैंपल्स आर इक्वल। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उस स्टेटमेंट में दो कोई केमिकल्स बता दिए जाएंगे, उनकी कुछ क्वांटिटी बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, या अगर इक्वल हैं तो आपने रीजंस के साथ बताना भी है, ठीक है। तो मैं इसके 2 से 3 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, बाकी सारा आपने बेटे करना होगा क्योंकि इजी है। टाइम वेस्ट करने की बजाय हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो देखें, वो कहता है जी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स 0 पॉइंट आपने बताने हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी कि अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं सॉल्व करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा साथ साथ। आपने बेटे बताना क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स किसमें 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ए पार्ट में कर रहा हूँ सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले कि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका भी ए पार्ट में शुरू कर रहा हूँ। उसने कहा जी कि 0.4 मोल आपके पास O2 है यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड 0.4 मोल आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन एटम। आपने इन दोनों में से लार्जर क्वांटिटी को बताना है बाय मैस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, बाय मैस आपने बताना है कि सॉरी बाय पार्टिकल्स, वेरी सॉरी, बाय पार्टिकल्स आपने बताना है कि किसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। अगर आप बाय मैस सॉल्व करना चाहें तो बाय मैस भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल बाय पार्टिकल्स के किसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ पार्टिकल ये है ऑक्सीजन एटम। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक पार्टिकल होगा। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है तो एटम एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल अलग से एक पार्टिकल है, एटम से अलग, ठीक है। दोनों के लिए से आपने बात करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटे। देखें, अगर मेरे पास अगर 1 मोल O2 होता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था 6.02 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल होने चाहिए।
अगर मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.4 मोल किसका है O2 का, तो इसका मतलब दूसरी तरफ भी आप 0.4 से मल्टीप्लाई करें, 0.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा जी 2.4 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। यानी कि कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल इतने बन रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात हो रही थी 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो वी नो 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे ही है जी। क्वेश्चन कहता है जी 0.4, तो 0.4 मोल मतलब इस तरफ भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप दूसरी तरफ भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। आप इसे सॉल्व कीजिए दोबारा से, 6×4 = 24, तो 2.4 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि अगर आप देखें तो इधर भी 2.4 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं और इधर 2.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। एटम एक अलहदा से पार्टिकल है, मॉलिक्यूल एक अलहदा से पार्टिकल है। आप कंफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि शायद कुछ बच्चे ये सोचें कि अगर इसमें इतने एटम हैं तो इसमें आप बताएं कि इससे डबल एटम हो जाएंगे। नहीं, उसने एटम और मॉलिक्यूल्स के लिहाज से बात की है कि 0.4 मोल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, जनाब इतने ही हैं। 0.4 मोल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं, O2 पूछा, मॉलिक्यूल तो इतने ही है। इसका मतलब बोथ हैव सेम पार्टिकल्स। तो इसका आंसर आप नीचे बता दें कि बोथ हैव सेम पार्टिकल्स। ले जी, इतनी सी बात थी ये। सिर्फ आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखना ज़रूर है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका बी पार्ट देखें। 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपने इसमें से मैस बताना है कि किसका मैस ज़्यादा होगा। स्टार्ट में अगर आप देखें उसमें लिखा है मैस, आपने बताना है कि मैस किसका ज़्यादा है, 0.4 मोल ऑफ ओजोन या 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेटा इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं स्टेटमेंट को पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 0.4 मोल O3 एंड 0.4 मोल O2 ओजोन और ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया। आपने इसे सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू मैस। आपने बताना है कि मैस किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। और अगर आपने मैस मालूम करना है तो मोलर मैस इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस किसके इक्वल हो जाएगा जी, मैस के, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि O3 का मैस कितना है जी, 16⁻32, 16⁻3 = 48। ओजोन का मैस 48 और O2 का मैस 32। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले आप ओजोन के लिए सॉल्व कर लें कि मैस आपके पास इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस। जी, नंबर ऑफ मोल कितने कहे गए जी, 0.4। मोलर मैस कितना है, 48। लें जी, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए आप देख लें, फॉर ऑक्सीजन गैस आप देख लें। पहले मैंने ओजोन के लिए सॉल्व किया, अब ऑक्सीजन गैस के लिए लिख रहा हूँ। पहले ये ओजोन के लिए था, अब ऑक्सीजन गैस के लिए। तो मैस आपके पास इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल कितने हैं,
0.4, मोलर मैस कितना है 32। मुझे देख के ही पता चल रहा है, मैंने आंसर नहीं लिखा लेकिन मुझे देख के पता चल रहा है कि ये वाला आंसर जो है वो लार्जर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता दें कि ओजोन हैव लार्जर मैस। ओजोन हैव लार्जर मैस। तो ये बेटे आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाएगा 13 का बी पार्ट। 13 का सी पार्ट अब आप देखेंगे ज़रा, कहते हैं जी कि आपने बाय मैस इसका सोल्यूशन बताना है। 0.6 मोल हैं आपके पास इथेन के, ठीक है, और 0.6 मोल हैं आयोडीन के। आपने बताना है कि मैस किसका ज़्यादा होगा। मैं आपको मोलर मैसेज बता देता हूँ। इथीन अगर आप देखें तो कार्बन C2H4 है, एक कार्बन हमें पता है 12 होता है, तो इसमें 2 कार्बन है। कार्बन का मैस यहाँ पे 24 हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन है, 24 + 4 28। इथीन का मैस यहाँ पे 28 होगा। दोबारा बता रहा हूँ, C2H4 का मैस 28 हो जाएगा। दूसरी तरफ आयोडीन लिखा है, एक आयोडीन का मैस होता है 126.9। या बुक में आपको अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है यहाँ पे आयोडीन का मैस बताया भी है 127। तो एक आयोडीन 127, 2 आयोडीन होंगे तो 127 का डबल कर दें आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 254। तो आयोडीन का मैस 254 है। आपको मोल्स बता दिए गए, मोलर मैसेज मैंने आपको बता दिए, मैस आपने बताने हैं। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा आपका राइट आंसर वही होगा। तो मैं तो यहाँ पे ही बड़ा इसलिए देख के गैस कर रहा हूँ कि आयोडीन का जो मैस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा बेटे। मोल्स आपको बता दिए, मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिए और चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। साथ साथ स्टेटमेंट में मोल्स आपको बता दिए 0.6 0.6 दोनों के, इसका मतलब दोनों के मोल 0.6 मोल हैं। मोलर मैसेज मैंने आपको बता दिए। शुरू में जो लिखा था C2H4, इसका मोलर मैस 28 है, तो इसका मतलब आप इसका इजीली मैस मालूम कर सकते हैं। मोल और मोलर मैस आ गए, ठीक है, ये फार्मूला है। मोलर मैस और मोल पता चल गए, मैस आपने मालूम करना है, इसी तरह आप मैस मालूम करेंगे। दूसरी तरफ जो I2 है, इसका मैस आप राउंड ऑफ करके 254 लिख लें, ठीक है, 254 लिखें। आप देखेंगे कि मोल आपको पता है, मोलर मैस मैंने बता दिया, मैस आपने देखना है, आंसर आएगा। दोनों में से कंपेयर करें, जिस वैल्यू का आंसर ज़्यादा होगा एक्चुअली वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे चलते हैं जी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपने बताने हैं 4 ग्राम N2O4 में और 3.3 ग्राम SO2 में। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। टी पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13 का। उसने क्या किया, उसने आपको N2O4 भी बता दिया और SO2 भी बता दिया। N2O4 के उसने कहा जी 4 ग्राम है और 3.3 ग्राम है SO2 के। तो जो गिवन आपको स्टेटमेंट है N2O4, इसके उसने आपको 4 ग्राम बता दिए और दूसरी तरफ आपके पास है SO2, इसके 3.3 ग्राम है। SO2 इसके 3.3 ग्राम है। आपसे क्या कहा गया, आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, किस बेस पे, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा है। N2O4 इतने ग्राम में ज़्यादा है या SO2 इतने ग्राम में ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ये फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे ही दोनों को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मोलर मैस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेटे आपको पता है 14 है और ऑक्सीजन 16 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा ख्याल है इसका जो मोलर मैस बनेगा दैट इज़ 92 आई गेस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लिखें मोलर मैस, वो आपके पास कितना आएगा 92 ग्राम पर मोल।
आपने करना क्या है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लिखें, फार्मूला आपके पास किसके इक्वल था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैस आपके पास कितना है, उन्होंने आपको बता दिया कि गिवन मैस जो है वो 4 ग्राम है। ऊपर आप लिखें 4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 92 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। दूसरी तरफ भी सॉल्व कर देते हैं। SO2 है, इसका मोलर मैस 64 है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सल्फर 32, ऑक्सीजन 2 हैं, 16 इंटू 2 34, 64 हो जाएगा बेटे। तो आप लिखें मोलर मैस ऑफ SO2, ये आपके पास 64 ग्राम पर मोल हो गया जी। आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ मैस कितना है जी 3.3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 64 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप सॉल्व करें, दोनों में से आपको पता चलेगा कि सल्फ़र के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपका आंसर जो है वो ये वाला आंसर होगा आपका बेटे। मैंने इसे बाय कैलकुलेटर सॉल्व नहीं किया, आप इसे कैलकुलेटर लेके वैल्यूज़ तक मैंने लिख दिए हैं, आपने जस्ट इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ई पार्ट देखें। अब टोटल आयंस 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 और 2.0 मोल्स ऑफ MgCl2, यानी कि आपने NaClO3 और MgCl2 में टोटल आयंस की तादाद बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप नंबर ऑफ आयंस भी मालूम कर सकते हैं इसमें, या बहुत इजी वे है कि आपके पास तो स्टेटमेंट में ही आंसर है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दूंगा बेटे, आपने इसे सॉल्व खुद से करना होगा। देखिए, दो उन्होंने आयनिक कंपाउंड बता दिया आपको। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनता है। तो उसने कहा जी आपने बताना है कि टोटल पॉजिटिव नेगेटिव आयंस किस में ज़्यादा है। तो एक है जी आपके पास NaClO3 और दूसरा MgCl2। NaClO3, अगर इसे आप डिकम्पोज करें तो Na पॉजिटिव प्लस ClO3 नेगेटिव आयन बनेगा। इसका मतलब टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं आपको, 2 आयंस मिल रहे हैं। दूसरी तरफ MgCl2 है, अगर आप MgCl2 को डिकम्पोज करें तो आपको कितने आयंस मिलते हैं, एक Mg+2 और 2Cl नेगेटिव, यानी कि 2 Cl हैं तो Cl नेगेटिव ये और एक और Cl नेगेटिव। इसका मतलब टोटल कितने आयन मिल रहे हैं जी आपको, 3 आयन मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा कि 2.3 मोल्स हैं आपके पास NaClO2 के ClO3 के और 2 मोल हैं MgCl2 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि NaClO3 और इस तरफ MgCl2 लिख देता हूँ। इसके जो उन्होंने आपको मोल बता दिए वो है 2.3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए 2.3 मोल और इसके 2 मोल। अब मैं पहले एक के लिए सॉल्व करूँगा। अगर NaClO3 का 1 मोल हो तो उससे कितने आयन मिल रहे हैं, Na और ClO3 टोटल 2 मिल रहे हैं। अगर इसका 1 मोल हो तो 2 आपको आयंस मिल रहे हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, 2 मिल रहे हैं। और अगर NaClO3 के आपको इतने मोल दे दिए जाएं तो 2.3 इंटू 2 आपके पास होगा। MgClO3 के 1 से 3 मिल रहे हैं, अगर आपको इतने दे दिए जाएं तो 2 इंटू 3। आप इसे सॉल्व करें तो ये आंसर बड़ा है, 2 इंटू 3 6, और ये 3 से कम है, तो इसका मतलब कि ये 6 से कम है। तो आपका जो लार्जर आंसर होगा वो MgCl2 होगा। मैंने इसे बाय हिंट लिखा है आपके लिए, सॉल्व नहीं किया, सॉल्व आप लोगों ने खुद से करना है।
ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपने बताने हैं 11 ग्राम H2O और 11 ग्राम H2O2, आपने इसमें मॉलिक्यूल बताने हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। मैसेज आपको बता दिए गए, मोलर मैसेज आप मालूम कर सकते हैं। वाटर का आपको पता है 18 है, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है 34। मोलर मैसेज मैंने बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप मालूम कर सकते हैं। मोल मालूम करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी पार्ट भी बेटे आप लोगों ने खुद से करना है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एच पार्ट भी बेटे आप लोगों का ही ये होमवर्क है, आपने खुद से करना है। आगे चलते हैं जी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। आपको कुछ फर्टिलाइजर्स बता दिए गए और आपने इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एनालिसिस वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ाने के बाद एक डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई थी परसेंटेज एलिमेंट की। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करने के लिए एक डेफिनेशन सिखाई थी, जिसका फार्मूला था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। तो अब ज़रा मैं पहले फार्मूला लिख दूं यहाँ पे। जो फार्मूला यूज़ होने वाला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये आपने मालूम करनी होगी। फार्मूला होगा मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट का मैस बाय मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मैस, और आपने इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 14। उसने कहा जी 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स आपको बता दिए गए हैं, आपने इन चारों इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स में अमोनिया की परसेंटेज बतानी है। मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा, मैं वे ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगा, आप उसी तरह चलते चलेंगे, ठीक है। तो पहली जो उन्होंने नाइट्रोजन की आपने परसेंटेज बतानी है। तो पहली जो उन्होंने आपको फर्टिलाइजर बताई दैट इज अमोनिया। तो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ अमोनिया के लिए, NH3। इसमें आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है। तो फार्मूला आपके पास वही है, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी जी, मैस ऑफ एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन का मैस इस कंपाउंड में कितना है, एक ही नाइट्रोजन है तो 14 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, इसका मैस कितना है जी 17, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ, तो आपके पास नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी इसमें अमोनिया में, ठीक है। इसी तरह दूसरी उन्होंने आपको यूरिया बता दिया, यूरिया NH2CONH2। मैंने यूरिया का फार्मूला कुछ इस तरह याद रखा था कि CO लिखें और CO के दोनों तरफ एक एक NH2 लगा दें, तो ये यूरिया बन जाएगा जी। इसमें आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है, तरीक़ेकार वही है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल हो जाएगा जी मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन का मैस है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 14, 2 28, तो 28 डिवाइडेड बाय आप यूरिया का मैस जो है वो लिख सकते हैं खुद से भी। तो वैसे इसका मैस आप लिखना चाहें अगर तो हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन 14 है, 12 है, 16 है, 14 है और हाइड्रोजन एक ही है, तो ये गालबन 60 के करीब बन जाएगा। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाली अगर आप देखें तो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का मोलर मैस मैं बता देता हूँ बेटे आपको, दैट इज़ 132। सॉल्व आपने खुद से करना है, दोबारा बता रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट का मोलर मैस 132। आपने इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है, 2 ही इसमें नाइट्रोजन आ रहे हैं, सॉल्व बाकी आप खुद करेंगे। अमोनियम नाइट्रेट, इसका मोलर मैस बेटे 80 है, सॉल्व आप इसे खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट भी देखिएगा जरा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
सबसे पहले तो आपको फास्फोरस का मैस पता होना चाहिए। पी फास्फोरस है और इसका मैस 31 है। दोबारा बता रहा हूँ, फास्फोरस का मैस 31 है। बुक पे लिख लें जहाँ पे आपको भूलेगा नहीं। अब आपको फर्टिलाइजर्स दोबारा बता दिए गए, इनमें आपने दोबारा से नाइट्रोजन की परसेंटेज भी बतानी है इसी तरीके से, और फास्फोरस की परसेंटेज भी आपने बतानी है। सेम मेथड इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटे आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ग्लूकोज जिसका फार्मूला आपको बता दिया गया, इसका फंक्शन बताया। नेक्स्ट 2 लाइनों में आपको इसका फंक्शन बता दिया कि ये क्या करता है। ये प्रोवाइड करता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हमारे सेल्स को। अच्छा जी, आपने करना क्या है, कैलकुलेट द मैस परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। आपने तमाम में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स की परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल, आपने ये दोनों पार्ट्स इसके आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन मजबूरन मुझे फिर भी आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि ज़ाहिरी बात है पहली बार आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उसने ग्लूकोज का फार्मूला बता दिया आपको। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हिंट बता रहा हूँ। ग्लूकोज उसने कहा जी C6H12O6, ये ग्लूकोज है जी। आपने सबसे पहले परसेंटेज बतानी हर एलिमेंट की। ग्लूकोज का मोलर मैस होता है जी 180। जब आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है तो कार्बन का मैस कितना आ रहा है, 12 मैस है कार्बन का, 6 कार्बन है इसमें, डिवाइडेड बाय 180 परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज बतानी है तो टोटल वैसे ही 12 आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी हाइड्रोजन की नीचे वैसे ही। ऑक्सीजन के लिए 16 × 6 आ जाएगा और आप परसेंटेज बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे ये कहा कि आपने बताना है कि 10.5 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का जो मैस उसने आपको बता दिया दैट इज 10.5 ग्राम। आपको इसका मोलर मैस पता है दैट इज 180। आप इसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं, मैस बाय मोलर मैस, बिल्कुल हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो भी आंसर आएगा आपके पास, आपने उसमें कार्बन के एटम भी बताने हैं कितने होंगे, हाइड्रोजन के एटम बताने हैं और ऑक्सीजन के एटम बताने हैं। तो लेट से आंसर ये नहीं होगा, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कि लेट से आपके पास आंसर आता है लेट से 10 आंसर आ गया। वैसे 10 नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ 10 आंसर नहीं होगा। लेट से 10 आंसर है आपके पास। आपने क्या करना है, आपने 10 मोल में आपने बताने हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इतने मैस में इतने मोल आ रहे थे फ़र्ज़ करें, वैसे आएंगे नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसका आंसर, बल्कि आप 10 की बजाय आप लिख लें 0.3 कर लें या 4 कर लें, इतना किसका आंसर होगा। अच्छा जी, आपने इसमें कार्बन के एटम बताने हैं। एक ग्लूकोज में कितने आ रहे हैं, 6। आपके पास फार्मूला होगा एटॉमिसिटी या बल्कि आप लिखें, आप एटम्स की तादाद लिखें कार्बन की 6 इंटू नंबर ऑफ मोल, जो आपके पास आंसर आ रहा था 0.6, और एवोगैड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब आप हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 12, बाकी सारा वही है। इसी तरह जब ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए दोबारा 6 और बाकी सारा वही है। तो इस तरह से आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 एम्पिरिकल फार्मूला, मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, 4 स्टेप थे एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के। वो चारों स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने एग्जांपल करवाई थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन 17 है। 17 भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आपने करने हैं, ठीक है। तो आज जो हमने काम किया, हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट किया।
10 के रिमेनिंग पार्ट्स किए, 11 मैंने पहले बता दिया था आपको, 12 किया हमने, 13 किया, 14 किया, 15 किया, 16, 17 मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया, और 23, 24 आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर होगा हमारा और इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा जितना मैंने अभी तक काम करवाया, खुद करवाया, उससे नहीं समझ आए मेरे लेक्चर को दोबारा सुनिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए, और जो मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया उससे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और वो तब भी आप कर पाएंगे अगर जो मैंने काम करवाया उससे आप लोग करेंगे तो। ठीक है, डेली का काम डेली कीजिए, पहाड़ नहीं बनाइएगा कि एक दिन का काम छोड़ के अगले दिन कर लूँगा, इस तरह तो फिर आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। अपने लेक्चर नोट्स बनाइए और आसानी रहेगी आपके लिए। बाकी बेटे घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, अपने घर वालों को सेफ़ रखिए, नमाज़ पढ़ें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, और अपना डेली का काम बेटे डेली करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।